नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में बात करते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार, यहाँ पे दो बातें आती हैं। एक होता है जैसे मानव अधिकार, और एक होता है मौलिक अधिकार। मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी राज्य की, किसी देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते, संपूर्ण विश्व की मानव जाति के लिए बनाए गए अधिकार होते हैं। जबकि मौलिक अधिकार जो है वो एक देश की सीमाओं से बंधे हुए होते हैं। प्रत्येक देश के संविधान के अकॉर्डिंग प्रत्येक देश के नागरिकों को अलग अलग मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सर्वांगीण विकास में लाभदायक होते हैं। तो सबसे पहले 1215 में मौलिक अधिकार जो हैं इनका आविष्कार ब्रिटेन में होता है। मौलिक अधिकारों की जननी ब्रिटेन को माना जाता है, जबकि भारतीय मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो 1215 में एक शासक हुआ है ब्रिटेन में जिसका नाम है जॉन प्रथम। जॉन प्रथम ने किसानों को कुछ अधिकार लिख करके दिए, जिसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अधिकारों का मैग्ना कार्टा। आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो भाग 3 को मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग 1895 में स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने की है। स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने की है। तो मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग भारत में 1895 में स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने की। मौलिक अधिकारों के लिखित वर्णन की हम बात करें तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जारी की गई थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसमें पहली बार मौलिक अधिकारों का लिखित वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले की बाल गंगाधर तिलक ने। मौलिक अधिकारों का लिखित वर्णन नेहरू रिपोर्ट में किया गया। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी और 1928 में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। भीमराव अम्बेडकर ने भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित व प्रकाशमान बताया है। भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित व प्रकाशमान बताया है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान सभा ने लगातार 38 दिन तक भाग 3 पर मौलिक अधिकारों पर विचार किया था, इसलिए इसे सर्वाधिक आलोकित व प्रकाशमान भाग बताया गया है। किसके द्वारा? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार, इनके प्रकृति की बात की जाए, प्रकृति, तो इनकी प्रकृति नकारात्मक है। प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। नकारात्मक प्रकृति का मतलब है ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त होते हैं। राज्य चाहे या ना चाहे मूल संविधान में
या संविधान में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो प्राप्त होंगे, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति क्या कहते हैं, नकारात्मक। और ये न्यायालय द्वारा विचार योग्य होते हैं, अर्थात न्यायालय इन पर विचार कर सकता है। किसी प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसका रक्षक न्यायालय होता है, और सुप्रीम कोर्ट भारतीय मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। मौलिक अधिकार जो है ये एक निश्चित संख्या नहीं कह सकते, संसद समय समय पर इनमें परिवर्तन करके और इनकी संख्या को घटा बढ़ा सकता है। भारतीय मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिए गए। भारतीय मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। मौलिक अधिकारों की जननी कहा गया है ब्रिटेन को। मौलिक अधिकारों की जननी किसे कहा गया है, ब्रिटेन को। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य की हम बात करें तो ये राजनीतिक व लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करते हैं। अमेरिकी क्रांति व रूसी क्रांति के कारण अमेरिकी क्रांति व रूसी क्रांति के कारण इन्हें बिल ऑफ राइट कहते हैं। इन्हें बिल ऑफ राइट कहते हैं। भारतीय संविधान में, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। क्वेश्चन आए कि जिस समय संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 है। इसमें एक जो अनुच्छेद 31 में था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। तो संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 31 में है। और वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है, कानूनी अधिकार है। किस संविधान संशोधन के तहत इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। राज्य की परिभाषा, यहाँ पे राज्य की परिभाषा का दायित्व है किसी विशेष राज्य से नहीं है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। यहाँ पे राज्य की परिभाषा का मतलब अनुच्छेद 12 में है कि सभी प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं राज्य हैं। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं राज्य हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी निजी क्षेत्र के जितने भी संगठन हैं, LIC है, ये सभी राज्य के दायरे में आते हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, चाहे सरकारी स्कूल हो वो भी एक राज्य है, प्राइवेट स्कूल भी एक राज्य है, प्राइवेट कॉलेज भी एक राज्य है, यूनिवर्सिटी भी एक प्रकार का राज्य है। इस तरीके से सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थाएं किसके दायरे में आती हैं, राज्य के दायरे में आती हैं। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है कि बनाई गई विधि, बनाए गए कानून की न्यायिक समीक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है। न्यायिक
समीक्षा न्यायालय द्वारा की जा सकती है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है अनुच्छेद 13। संविधान की सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद पूछे, संविधान के सबसे शक्तिशाली, संविधान की सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद भी कौन सी है? अनुच्छेद 13 है। तो ये हमने अनुच्छेद 12 की बात की जिसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। राज्य की परिभाषा के दायरे में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं राज्य कहलाती हैं। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख है। संसद के द्वारा बनाए गए जितने भी कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और कोई ऐसा कानून बनता है कि वो अगर मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है तो उस कानून को निलंबित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। अब हम भारतीय संविधान में वर्तमान में उल्लेखित जो मौलिक अधिकार हैं जिनकी संख्या 6 है उनका नाम क्रम वाइज सीखते हैं और उनका संबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है इस बात को सीखने की कोशिश करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले एक ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, समस्वय शोध करना है, समस्वय शोध करना है शिक्षा सर्वे पर, समस्वय शोध करना है शिक्षा सर्वे पर। तो यहाँ पे सम से नंबर 1 जो मौलिक अधिकार है उसका नाम है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। पहला भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो समानता का अधिकार है। सेकंड बनेगा सबसे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में तीसरा जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो तीसरा मौलिक अधिकार है ये। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और करना है सब छोड़ देना है। शिक्षा से बनेगा 5वां मौलिक अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सर्वे से संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आपको आर्टिकल भी ध्यान में रखने हैं। समानता का अधिकार जो है वो संविधान में अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होकर अनुच्छेद 18 तक उल्लेखित है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। और शिक्षा संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसे वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 क में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में है। तो इस तरीके से आपको इनके मौलिक अधिकारों के आर्टिकल ध्यान में रखने हैं। जैसे पूछा जाए कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, 14 से 18 है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे कि समानता का अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों में है, तो आपको बताना है कुल 5 अनुच्छेदों में है। 14, 15, 16, 17, 18 इनको काउंट करते हैं तो टोटल 5 आर्टिकल हैं। संख्या पूछे इनके, तो इस तरीके से इनकी संख्या भी ध्यान में रखनी है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं समानता के अधिकार के। सबसे पहला मौलिक अधिकार जो है वो समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार से पहले हमने 2 आर्टिकल की बात कर ली थी, अनुच्छेद 12 और 13 की।
अब अनुच्छेद 14 से 18 तक की जो बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसके लिए भी आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है, सारे आर्टिकल जो हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। आपको याद रखना है विभेलो अस्पृश्यता, विभेलो अस्पृश्यता के उपाधियों का अंत, विभेलो अस्पृश्यता की उपाधियों का अंत। इसमें अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का उल्लेख दिया गया है पहला अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में दिया गया है भेदभाव नहीं होगा, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर के समानता अर्थात रोजगार के क्षेत्र में समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, जो छुआछूत होता है उसका अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 18 जो है उसमें उपाधियों का अंत किया गया है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में भेदभाव नहीं होगा, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और लोक नियोजन में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 14 के बारे में बात करते हैं। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एक होता है विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। अब सबसे पहली बात ये आती है कि विधि किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान में संसद के द्वारा बनाए गए नियम एक विधि है, राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए नियम विधि है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश भी क्या है? विधि है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश भी क्या है? विधि है। इसके अलावा सरकार के द्वारा जारी किए गए समय समय पर जो अधिसूचना अधिकार या जितने भी नियम कानून पारित किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, वो भी सारे विधि के दायरे में आते हैं। तो विधि के दायरे में संसद के द्वारा बनाए गए कानून आते हैं, विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, और सरकार द्वारा जारी की गई जितनी भी अधिसूचना होती हैं वो भी सारी विधि के दायरे में आती हैं। तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। विधि कानून लॉ की नज़रों में सभी समान हैं, इसका मतलब ये है। इसी में एक दूसरी बात आती है विधि के समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब ये है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की बात की गई, तो इसमें विधि के समक्ष समानता सभी कानून जो है विधि सभी के लिए इक्वल है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में विधि का संरक्षण किया गया है, वो विधि के समान संरक्षण कहलाता है। जैसे महिलाओं के लिए अलग से कानून बनाए हैं, विधि हैं वो भी, लेकिन उसमें संरक्षण दे दिया। बच्चों के लिए राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अलग से कानून बनाती हैं, वो विधि के समान संरक्षण के दायरे में आता है। तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है, ब्रिटेन से लिया गया। विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब इसके अपवाद क्या क्या है आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली विधि के दायरे में कौन कौन नहीं आता है। तो इसमें एक तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं होता।
विधि के समक्ष समानता जो है डायरेक्टली लागू नहीं होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल। सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली रीट होती है परमादेश, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जाती। इसके अलावा अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 194 के तहत विधानसभा के सदस्यों को संरक्षण दिया गया है जिन पर डायरेक्टली विधि लागू नहीं है। अनुच्छेद 361 के तहत मीडिया को संरक्षण दिया गया है। तो ये विधि के समान संरक्षण के अपवाद हैं। तो ये हमने अनुच्छेद 14 के बारे में बात की है। बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव न होने की बात करता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 15(2). इसमें निजी क्षेत्र को भी जोड़ा गया है। निजी क्षेत्र सार्वजनिक कुएं, तालाब, खेल मैदान, दुकानें, इन पर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(2) में निजी क्षेत्र के जितने भी स्थल होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के कुएं, तालाब, बावड़ियाँ, वहाँ भी किसी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 और 15(2) में जो बातें डाली गई हैं, इसी का थोड़ा अपवाद हम अनुच्छेद 15(3) को कह सकते हैं। 15(3) में ये कहा गया है कि कोई भी राज्य अगर बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करता है तो वो अनुच्छेद, उपरोक्त जो अनुच्छेद हैं उनका उल्लंघन नहीं है। कहने का मतलब है वो भेदभाव नहीं माना जाएगा। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए राज्य जो भी कानून बनाता है, उन्हें संरक्षण देता है किसी प्रकार का, तो वे उसे उपरोक्त ये जो आधार बताए गए हैं इनका भेदभाव नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है। 15(4) की हम बात करें, अनुच्छेद 15(4) प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। 51 के तहत जोड़ा गया 15(4). प्रथम संविधान संशोधन 1951 में होता है। हमारा पहला लोकसभा का आम चुनाव जो है वो 1952 में होता है। तो 1951 में जो संशोधन किया गया है वो मूल उस संविधान सभा के द्वारा किया गया संशोधन है जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। इस प्रथम संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया था कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की बात की गई। प्रवेश के लिए आरक्षण की बात की गई है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए आरक्षण की बात 15(4) में की गई है। अब इसी तरीके से 15(5) एक आर्टिकल और आता है, अनुच्छेद 15(5). इसको 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के तहत जोड़ा गया। और ये इसमें जो पहले शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षण की बात की गई है, इसके दायरे में उच्च शैक्षणिक संस्थान शामिल नहीं किए गए थे। उच्च शैक्षणिक संस्थान जो हैं जैसे एम्स है, IIM है, IIT है, वो इसके दायरे में नहीं थे।
अब 15/5 जो है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 में इसे जोड़ा गया। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे और उस समय ये संशोधन जोड़ा गया था। ये भी एडमिशन की बात करता है, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की बात करता है, एडमिशन के लिए आरक्षण की बात करता है। अब आपके माइंड में आएगा कि 15/4 भी आरक्षण की बात करता है एडमिशन के लिए, 15/5 भी एडमिशन के लिए आरक्षण की बात करता है। तो इनमें दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों ही शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन की बात करते हैं। अंतर है, इसमें अंतर ये है कि ये सामान्य शैक्षणिक स्थान है, उच्च शैक्षणिक स्थान नहीं है, जबकि 15/5 में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया है प्रवेश की प्रक्रिया के लिए। तो ये हमने समानता का अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 और 15 की बातें की हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया है मूल वंश कर्म जाति लिंग जन्म स्थान निवास के आधार पर लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। तो अनुच्छेद 16 में मूल वंश है, वंश क्रम है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, निवास है, इस तरीके से ये आधार इसमें शामिल किए गए हैं और इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 16(4) जो है इसमें पिछड़ा जो वर्ग है उनमें आरक्षण देने की बात की गई है। 16(4) में जिस तरीके से 15(4) में आरक्षण दिया गया था एडमिशन के लिए, यहाँ पे रोजगार के क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात 16(4) में की गई है। वो समुदाय जो पिछड़ा हुआ है, जिस क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, उनके आरक्षण की बात की गई है। इसमें 16(3) भी ध्यान रखना है, राज्य किसी प्रकार के विशेष नियम बना करके और निवास के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ये आर्टिकल इसमें ध्यान में रखने हैं। मूल इसमें मेन 16 है और 16(4) आरक्षण के लिए है। 16(3) जो है वो राज्य किसी निवास के आधार पे विशेष प्रावधान, कोई विशेष निवासी है किसी राज्य के, उन्हें विशेष दर्जा दे सकता है कानून बना करके। तो ये 16 की बात थी। अब उसके बाद में आता है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के समाप्ति की बात की गई है कि किसी प्रकार से राज्य जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसे दूर करने की कोशिश करता है इस मौलिक अधिकार के द्वारा। और अनुच्छेद 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का जो अंत किया गया है, इसमें 2 क्षेत्र छोड़े गए हैं। एक तो छोड़ा गया है शिक्षा और एक सेना और शिक्षा को छोड़ करके सभी क्षेत्रों में उपाधियों का अंत किया गया है। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों से किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त करता है या भारत में कोई राजनयिक है, राजदूत पद पे है विदेशी नागरिक, वो अपने देश से किसी प्रकार का सम्मान या उपाधि प्राप्त करता है तो उनको परमिशन लेनी होती है। किसकी? राष्ट्रपति की। कोई विदेशी राज्य से अगर किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त करता है भारतीय नागरिक हो, चाहे ऐसा नागरिक विदेशी नागरिक जिसकी नियुक्ति भारत में है किसी राजदूत या राजनयिक पद पे, तो उसे परमिशन लेनी होगी राष्ट्रपति से। ये उल्लेख अनुच्छेद 18 में किया गया है। तो हमने आज कुछ इंट्रोडक्शन मौलिक अधिकारों का पढ़ा, जिसमें पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ा है। ये बातें आपको समझ करके और नोट्स बना लेने हैं। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।